हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में दो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। वेयर एज इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट से इंस्पायर्ड है। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझते हैं। एबी राइसी ने एक बुक लिखा था, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस बुक में उन्होंने रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था, जिसका एक एलिमेंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का सिंपल सा मतलब ये है कि लॉ शुड रूल रेदर देन मेन। किसी भी कंट्री को उनका लॉ रूल करना चाहिए, ना कि वो लोग जो कि पावर में है। रूल ऑफ लॉ 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फर्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड थर्ड, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को तब तक पनिश नहीं किया जा सकता जब तक उन्होंने किसी लॉ का वायलेशन नहीं किया है। ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट के आर्बिट्ररी पावर्स पे लिमिट्स लगाता है, विच मीन्स स्टेट को अपने लिमिटेड पावर्स में रहकर कोई भी एक्ट करना है। तो अगर स्टेट कोई लॉज बना रहे हैं, वो रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो किसी भी तरह का आर्बिट्ररी लॉज नहीं बना सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हर कोई लॉ के लिए एक समान है, चाहे आप कोई भी हैं, आपका कोई भी स्टेटस है, आप अमीर हैं या गरीब, आप गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफिसर या एक कॉमन मैन, हम सब पे सेम लॉ सिमिलर वे में अप्लाई किया जाएगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। चाहे आप कितने भी ऊपर क्यों ना हो, लॉ आपसे ऊपर ही रहेगा। थर्ड प्रिंसिपल, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। डाइसी का ओपिनियन था कि किसी भी पर्सन का राइट्स सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। किसी भी पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट्स गारंटर होने चाहिए। एंड डाइसी के इस बिलीव के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। अब सबको 1975 का इमरजेंसी याद होगा, जहां कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल प्रोविजन के बेसिस पे लोगों के सारे फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया गया। डेटा के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 36,000 पीपल सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन किया गया। अब शायद आपको डाइसी का पॉइंट समझ आया होगा कि क्यों वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस से ज्यादा जुडिशरी के एक्टिव होने में बिलीव करते थे। अब हम आर्टिकल 14 के सेकंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये प्रिंसिपल गारंटी देता है कि जो भी पर्सन सेम सिचुएशन में है, उन सबको सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। लेकिन जहां वो सेम सिचुएशन में नहीं है, जहां वो अनइक्वल है, वहां ये प्रिंसिपल पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए अलाउ करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए गवर्नमेंट एक न्यू टैक्स लॉ प्रपोज किए, जिसके अकॉर्डिंग हर इंसान, चाहे उनका कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस है, वो अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, उन सबको 500 रुपए का टैक्स देना है। तो क्या ये लॉ सही है? सही तो होना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है लॉ के लिए सब एक समान है, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। तो जब यहाँ लॉ सबको एक तरह से ट्रीट कर रहा, तो फिर क्यों प्रॉब्लम हो रहा? प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि 500 का वैल्यू एक गरीब के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए और एक अमीर के लिए अलग है। जहां 500 रुपए में गरीब परिवार का हफ्ते भर का राशन चलता है, एक मिडिल क्लास का एक दिन का, और अमीर के लिए तो 500 का कॉफी ही हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ 500 का वैल्यू इन तीनों के लिए अलग है, इन तीनों का सिचुएशन डिफरेंट है, इन तीनों को डिफरेंटली ट्रीट करना जरूरी है। और यही बात ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जहां वो सेम सिचुएशन में है, उन सबको सेम वे में ट्रीट किया जाए, लेकिन जहां वो डिफरेंट सिचुएशन में है, उन सबको डिफरेंटली ट्रीट किया जाए। तो जब भी गवर्नमेंट कोई लॉज बना रहे हैं सोसाइटी के डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, पॉवर्टी के वजह से, डिसेबिलिटी के वजह से, विमेन के लिए, या सोसाइटी के उन सेक्शन के लिए जिन्हें हम उनका जगह नहीं दे पाए, तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो पॉजिटिव है एंड सोसाइटी के बेटर इंटरेस्ट के लिए है।
लेकिन 1952 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जब भी स्टेट ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उन्हें 2 टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है। फर्स्ट, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड सेकंड, रैशनल नेक्सस। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मीन्स जिस भी वे में हम पर्सन्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं वो एक रीजन के बेसिस पे होना चाहिए। एंड रैशनल नेक्सस मीन्स जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं और जिस वे में हम उन्हें डिवाइड कर रहे हैं उन दोनों के बीच एक रिलेशन होना चाहिए। इसको एक केस लॉ से समझते हैं। 1979 के टाइम पे गवर्नमेंट ने एक रूल फॉर्म्युलेट किया जिसके अकॉर्डिंग 1979 के बाद जो भी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल रिटायर करेंगे उन्हें पेंशन दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के इस रूल को इनवैलिड डिक्लेयर किया क्योंकि यहाँ सिर्फ एक स्पेसिफाइड डेट के बेसिस पे पेंशनर्स को डिवाइड किया जा रहा था। आप खुद सोचिए, 1979 से पहले जो एम्प्लॉय थे उन्होंने भी तो सेम सिचुएशन में रहकर अपना सेम टाइम, अपना सेम एफर्ट उस जॉब को दिया, तो क्या एक डेट के बेसिस पे उन्हें पेंशन नहीं देना सही है? क्या इस क्लासिफिकेशन में कोई भी लॉजिक है? नहीं, ये क्लासिफिकेशन आर्बिट्ररी है। इसके साथ ये लॉ सेकंड टेस्ट पे क्वालिफाई नहीं करता क्योंकि जब गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव था कि इस स्कीम के जरिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे तो फिर वो कैसे डिसाइड कर लिए कि ये डेट सही रहेगा उन लोगों को पेंशन डिनाई करने के लिए? ये लॉ आर्टिकल 14 का वायलेशन है क्योंकि यहाँ इक्वल्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा बिना किसी रीजनेबल बेसिस के। तो अगर कोई लॉ ये दोनों टेस्ट क्वालिफाई कर ले तो क्या हम ये मान सकते हैं कि वो लॉ वैलिड है? ये भी तो हो सकता है कि वो लॉ ही अनरीजनेबल हो, इवन तो वो अनइक्वल ना हो। इसी फैक्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यू डॉक्ट्रिन प्रपोज किया, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन आर्बिट्ररीनेस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि इक्वालिटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जिसे ट्रेडिशनल एंड डॉक्ट्रिन लिमिट्स में कन्फाइन नहीं किया जा सकता। इक्वालिटी और आर्बिट्ररीनेस दोनों एक एनिमीज की तरह हैं। अगर कोई एक्ट आर्बिट्ररी नेचर का है इसका मतलब वो एक्ट इक्वालिटी के अगेंस्ट है एंड इट डजंट मैटर कि वो एक्ट किसी टेस्ट को क्वालिफाई करता है या नहीं। इस आर्टिकल का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आर्टिकल 15 के साथ। तब तक बाय बाय।